हेलो स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस जनरल साइंस सीरीज में हम पढ़ेंगे फिजिक्स के 13वें लेक्चर को यानी 13th लेक्चर को। इस नंबर को आपको फॉलो करना है जिससे आप साइंस के सभी लेक्चर्स को फ्लो में पढ़ सके। इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है बल और गति के नियम, जिसमें हम पहले लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। तो देखिए हम जो जो चीजें कंप्लीट करेंगे वो हैं जड़त्व, जड़त्व के प्रकार, जड़त्व तथा द्रव्यमान, न्यूटन के गति के नियम जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय नियम हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ संवेग, आवेग और बल की हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। इसमें बल के प्रकार, घर्षण और अंत में मैं आखिरी वीडियो में आपको एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं इस बल तथा गति के नियम के चैप्टर के वो कंप्लीट करवाऊंगा। इस पहले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे जड़त्व से लेकर के गति के प्रथम नियम तक और संवेग की परिभाषा को। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है कि जड़त्व पर कार्य जिन्होंने किया या इसकी अवधारणा किन के द्वारा आई है। तो सबसे पहले जड़त्व के ऊपर काम किया था अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने। इन्हें दार्शनिक भी माना जाता है। सबसे पहले इन्हीं ने एक विचार किया कि कोई भी वस्तु जो है वो गति क्यों करती है। इसके ऊपर इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसके ऊपर इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। इसके बाद में अगले वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने अरस्तु के ही विचारों को पढ़ा और उनमें बहुत सारी कमियां उन्हें दिखी जिन्हें उन्होंने बहुत हद तक सुधारा। और माना जाता है कि जड़त्व के ऊपर जो सबसे महत्वपूर्ण काम किए गए थे या अवधारणा पर काम किए गए थे वो गैलीलियो के द्वारा किए गए थे। इसके बाद में इससे एक कदम और आगे एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। इन्होंने जड़त्व के ऊपर निर्णायक काम किया तथा उसे परिभाषित किया। तो मैंने आपको बता दिया कि जड़त्व की आखिर सोच जो है वो कहां से आई थी और कहां तक उसने अपने आप को पूर्ण किया। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं जड़त्व के बारे में। तो देखिए जड़त्व की सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। तो ध्यान से समझना है, ये वस्तु का एक गुण है, इसको आपको याद रखना है। तो इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि जड़त्व क्या है, तो ये वस्तु का एक गुण है। अब इसे समझ लेते हैं परिभाषा को। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि एक फुटबॉल जो है वो मैदान में रखी हुई है। ये स्थिर रखी रहेगी तब तक जब तक कि कोई व्यक्ति आकर के इसे गति प्रदान ना करे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि ये बच्ची इस फुटबॉल को किक करती है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें गति आ जाएगी। जब इस फुटबॉल में गति आ जाएगी तो ये स्वतः ही गति करती रहेगी यानी कि आगे बढ़ती रहेगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसे रोका ना जाए। जबकि मैं आपको बता दूं सतह में घर्षण नहीं होना चाहिए, अर्थात सतह में घर्षण नहीं है तो कोई वस्तु बिना रुके आगे बढ़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं जड़त्व के प्रकार। देखिए जड़त्व के प्रकार जो हैं उसकी परिभाषा से ही आते हैं। जैसे कि स्थिर जड़त्व। स्थिर जड़त्व क्या होता है? जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको समझाया था, एक और उदाहरण से समझा देता हूं जिससे कि प्रश्न आने की संभावना रहती है। देखिए बस के अचानक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो बस में खड़ा है और उसने किसी चीज का सहारा नहीं लिया है तो अचानक बस के आगे बढ़ने पर वह व्यक्ति जो है वो पीछे की तरफ गिरता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए जब हम बात करें कि ये व्यक्ति जो है वो बस के धरातल पे खड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसके पैर जो हैं वो आगे की तरफ हैं और इसका जो शरीर है वो पीछे की तरफ है। ये क्या बताता है? ये यह बताता है कि जब बस गति करती है तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो है अपने पैरों के बल खड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति के पैर भी जो हैं वह धरातल के साथ आगे गति करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है इसलिए ऊपर का जो शरीर का हिस्सा होगा वो कहीं ना कहीं गति के स्थिति में नहीं है, स्थिर अवस्था में है शुरुआत से, इसीलिए वह अपनी स्थिरता को बनाए रखना चाहेगा। इसीलिए आगे का हिस्सा जो है यानी कि पैरों का हिस्सा आगे की तरफ बढ़ जाएगा और ऊपर का शरीर जो है वो पीछे की तरफ आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि स्थिर जड़त्व क्या होता है। आगे बढ़ते हैं,
अगला उदाहरण समझ लेते हैं। देखिए, कंबल को छड़ी से पीटने पर या झटकने पर धूल के कण गिरते हैं। ये एग्जैक्ट मैंने एग्जाम से लिए हुए क्वेश्चन के ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। देखिए अब क्या होता है, मान के चलिए कोई व्यक्ति यदि कंबल या किसी कपड़े को झटकता है तो होता क्या है, उस कपड़े को हम अपने हाथों से गति देते हैं। वो गति तो कपड़े को मिल जाती है, लेकिन उसमें स्थित जो कण होते हैं वे कण कहीं ना कहीं स्थिर अवस्था में बरकरार रहना चाहते हैं, इसीलिए वे कपड़े की सतह से अलग हो जाते हैं। ये भी एक स्थिर जड़त्व का उदाहरण है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जड़त्व के अगले प्रकार को पढ़ते हैं। तो अगला प्रकार है गति जड़त्व। गति जड़त्व क्या होता है? देखिए, कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, इसे गति जड़त्व कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं, बस को अचानक रोक दिया जाता है तो उसमें बैठी सवारी आगे की तरफ झुक जाती है। यदि कोई बस गतिमान स्थिति में है और अचानक उस पर ब्रेक लगेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है अब स्थिर अवस्था में खड़ा हुआ है, और यदि बस को अचानक जो है यहाँ पर रोक दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के अब जो पैर हैं वो पीछे की तरफ हैं और ऊपर का जो शरीर है वो आगे की तरफ जा रहा है। फिर से ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पैर जो थे वो बस के धरातल के साथ में अपनी गति को बरकरार रखे हुए थे, जबकि ऊपर का जो शरीर है वो फ्लेक्सिबल हो जाने के कारण, क्योंकि बस गतिमान स्थिति में थी इसीलिए वह भी गति में अपने आप को बरकरार रखे हुए थे, लेकिन अचानक बस के रुक जाने की वजह से शरीर का निचला हिस्सा जो है वो तो रुक जाएगा, लेकिन ऊपर का जो हिस्सा होगा वो आगे की तरफ गति करता रहेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे गतिशील अवस्था गति में ही बनी रहती है और इसे गति जड़त्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला एक और उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए, अब दूसरे उदाहरण से समझते हैं कि लंबी कूद में खिलाड़ी कूदने से पहले कुछ दूर दौड़कर अपने गति जड़त्व को बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर आप उदाहरण में देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति लंबी कूद लगाना चाहता है तो पहले वह ट्रैक पर कुछ दूरी तक दौड़ता है। वह ऐसा क्यों करता है? क्योंकि दौड़ने पर वह अपने शरीर को जो है एक प्रकार का गतिशील जड़त्व प्रदान कर देता है, जिससे कि हवा में कूदने पर वह जड़त्व बरकरार रहता है और वह लंबी दूरी तक कूद पाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे गतिशील जड़त्व के। जड़त्व के अगले प्रकार को समझते हैं। अगला प्रकार है दिशा जड़त्व। ये क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। वह गुण जिस कारण कोई कण स्वतः अपनी दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। यानी कि जब कोई कण या व्यक्ति या वस्तु दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होगी, यानी उसे जिस दिशा में धकेला जा रहा है वह स्वतः उस दिशा में जा रही है, अपने स्वयं से वह दिशा नहीं बदल पाएगी, इसे दिशा जड़त्व कहते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो कोई बस जब वृत्तीय पथ पर मुड़ती है यानी गोलाकार पथ पे मुड़ती है तो उसमें बैठा यात्री केंद्र के बाहर एक बल का अनुभव करता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कार चलाने वाला अपने आप को इस दिशा में ले जाना चाहता है, यानी कार को इस दिशा में ले जाना चाहता है, लेकिन इस दिशा में कार के जाने पर आप देख सकते हैं कि सवारी जो है वो उसके विपरीत दिशा में जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सवारी या फिर कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु जो है वो अपनी दिशा बदलने में असमर्थ है। इस प्रकार से वह अपनी इस दिशा को बरकरार रखना चाहता था, लेकिन क्योंकि कार इस दिशा में जा रही है इसलिए वह भी इसी दिशा में जाने को बाध्य है, लेकिन उसका शरीर जो है वो दूसरी दिशा में जाना चाहता है। तो मैंने आपको बता दिया दिशा जड़त्व क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम पढ़ेंगे जड़त्व और द्रव्यमान में आपस में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका मतलब सरल शब्दों में कहें तो वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। इसका मतलब यह हुआ, यदि आप किसी वस्तु का जड़त्व मापना चाहते हैं तो हमने कहा था जड़त्व तो एक गुण है और गुण कभी दिखाई नहीं देता, तो हम उसे मापेंगे कैसे? तो हम उसे माप सकते हैं उस वस्तु के द्रव्यमान से। यहाँ पर मैंने कहा है भारी वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। कैसे हम इसको अनुभव करेंगे? देखिए, यदि आप यहाँ पर अनुभव करें तो आप इन बड़े पत्थरों को यदि हटाने की कोशिश करेंगे, अपने स्थान से इनका परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत
ताकत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनका द्रव्यमान कहीं ना कहीं ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यदि मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं और एक छोटे से पत्थर की बात करता हूं तो उसे हम हथेली पर ही जो है वो उछाल सकते हैं, यानी कि उसकी स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वस्तुएं भारी होती हैं उनका जड़त्व अधिक होता है, और जो वस्तुएं हल्की होती हैं उनका जड़त्व कम होता है। तो इसका मतलब जड़त्व जो है वो द्रव्यमान से मापा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियमों को। अब हम समझ चुके हैं जड़त्व क्या होता है, अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम न्यूटन के गति के नियमों को पढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे। पहले नियम पढ़ लेते हैं। प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया? यही बात जो हम जड़त्व से कहते हुए आ रहे हैं उसे कुछ नए शब्दों में न्यूटन ने प्रस्तुत किया। क्या कहा कि कोई पिंड जो है वो तब तक अपने अंदर कोई परिवर्तन नहीं करता, या तो वो विराम अवस्था में हो या तो एक सरल रेखा में गति कर रहा हो, जब तक कि अन्यथा व्यवहार करने के लिए उसे विवश ना किया जाए। हमने यही तो जड़त्व के नियम में पढ़ा था। इसीलिए यहाँ पर मैंने नोट लिखवाया है कि जड़त्व के ही गुण को दर्शाता है यह नियम, इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम ही क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत अरस्तु से गैलीलियो तक हुई और फिर न्यूटन ने इसको कहीं ना कहीं अपने विचार में रखा, इसीलिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं निष्कर्ष, यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम के क्या निष्कर्ष थे। तो यदि हम यहाँ पर कहें कि यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है। इसे सरल शब्दों में कहें तो शून्य त्वरण तभी संभव है जब पिंड पर नेट बाह्य बल शून्य है। अभी भी आपके समझ में नहीं आया होगा, मैं जानता हूं, इसे मैं सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मैंने यहां पर क्या कहा, शून्य त्वरण तभी संभव है जबकि पिंड पर नेट बाह्य बल शून्य हो। तो यहां पर दो चीजों का याद रखना है हमें। शून्य त्वरण कब संभव होगा? जब नेट बाह्य बल शून्य होगा। अब देखिए गति के चैप्टर में मैंने आपको इस बात को समझाया था। तो त्वरण आया कहां से ये पहले समझ लेते हैं। तो त्वरण आया है वेग में परिवर्तन से। अब बात करेंगे वेग में परिवर्तन कहां से आया है या वेग कहां से आया है। तो वेग आया है विस्थापन में परिवर्तन से। अब बात करेंगे यदि वेग विस्थापन पर निर्भर करता है तो विस्थापन कहां से आया है। तो विस्थापन की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, चली गई लंबाई दिशा के साथ। अब देखिए कोई भी वस्तु लंबाई कब तय करेगी या दूरी कब तय करेगी? जब उस पर कोई बल लगाया जाएगा। अब फिर से वही वाली बात हो गई, हम बल पर आ गए हैं। और जब हम न्यूटन के गति के दूसरे नियम को पढ़ेंगे तब इस बल का संबंध हम सीधे त्वरण से बताएंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। मैं एक बार फिर से समझा दूं, त्वरण आता है वेग से, वेग आता है विस्थापन से, और विस्थापन तब होता है किसी वस्तु में जब उस पर बल लगाया जाता है। इस प्रकार से बल और त्वरण का यहाँ पर सीधे संबंध मैंने आपको बता दिया। अब फिर से मैं उस बात पर फिर से जाता हूं कि मैंने जब आपको कहा कि शून्य त्वरण कब होगा, शून्य त्वरण तब होगा जब नेट बल शून्य होगा। इसका मतलब कि आप जब बल को शून्य कर देंगे तब त्वरण भी शून्य हो जाएगा। क्योंकि फिर से समझिएगा, बल यदि शून्य है तो इसका मतलब क्या होगा, बल शून्य है यानी विस्थापन शून्य है, विस्थापन शून्य है यानी विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन शून्य है मतलब वेग शून्य है, और वेग शून्य है यानी वेग में परिवर्तन नहीं, और वेग में परिवर्तन नहीं मतलब शून्य है। इसका मतलब त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब यहाँ पर एक बात को आप समझिएगा कि यहाँ पर बल सिंपल नहीं कहा गया है, कहा गया है नेट बल। तो ध्यान से समझिए, जब मैं आपको बल की परिभाषा और बल के प्रकार समझाऊंगा तब मैं इस नेट बल को और बेहतर तरीके से वहां पर समझा पाऊंगा। तो अभी मैंने आपको ये समझा दिया कि क्यों बल के शून्य हो जाने पर त्वरण शून्य हो जाएगा। अब पढ़ते हैं हम संवेग की परिभाषा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, हम यहीं तक इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो परिभाषा क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यहाँ पर याद रखिए, संवेग एक परिभाषा है। किस चीज की परिभाषा है?
जब हम वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान को गुणा करते हैं तो जो प्राप्त राशि हमें मिलती है उसे हमने एक नाम दिया है संवेग। इस बात को याद रखिएगा। यहां पर यदि एक और तरीके से कहें तो यहां कहेंगे P इक्वल्स टू V इंटू एम। सीधे तौर पे इसी एक इक्वेशन से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए यहां पर एग्जाम में जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूं। तो पहला तो यही हो गया सीधे सीधे कि वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो उसे हम संवेग कहते हैं। अब यदि मैं संवेग को वेग से भाग दे देता हूं तो यहां पर इक्वेशन में m इस तरफ बच जाएगा, तो यहां पर एक नया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। यानी कि जब संवेग को वेग से भाग दिया जाता है तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। अब यदि मैं इस m को p के नीचे ले जाता हूं, यानी जब वेग को द्रव्यमान से भाग दिया जाता है तो राशि कौन सी प्राप्त होती है, तो हमें वेग प्राप्त होता है। इस प्रकार से मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सीधे बता दिए। अब इन्हीं का उल्टा भी हो जाएगा, यानी कि वेग को संवेग से भाग दे दिया जाएगा तो 1/m प्राप्त होगा। यदि द्रव्यमान को संवेग से भाग दे दिया जाएगा तो 1/v प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, संवेग पर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यानी यदि ये शब्द संवेग आया तो इसे किसने दिया और इसके मतलब क्या होंगे। तो सबसे पहली बात, इसे न्यूटन द्वारा परिभाषित किया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संवेग को किसने परिभाषित किया था, तो संवेग को न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न क्या आता है संवेग पे, इसकी दिशा क्या होती है, यानी संवेग की दिशा क्या होती है। तो संवेग की दिशा, या फिर एक और शब्दों में प्रश्न पूछा जाता है कि संवेग की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो संवेग की दिशा उसके वेग पर निर्भर करती है। यानी कि इस प्रकार से हम यदि ये कहेंगे कि संवेग की दिशा जो है वो वेग पर निर्भर करती है, और क्योंकि वेग अपने आप में एक सदिश राशि होता है इसीलिए हम कहेंगे इस प्रकार संवेग भी एक सदिश राशि होगी। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में चौथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पर, कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस पूरे वीडियो लेक्चर में पूरी कोशिश करी है कि सरलता से इमेज के द्वारा आपको समझा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम इसे और बेहतर कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।